इस वीडियो में हम लोग कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे हार्डी विनबर्ग के और साथ में मार्क रिलीज रिकैप्चर वाला। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम अगेन। 2024 जून मॉर्निंग के पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग, CSIR नेट लाइफ साइंस, और ये सॉल्यूशंस का है पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ frog species, foot webbing is controlled by a single gene where the allele for non-webbed feet, capital W, is dominant and webbed feet, small w, is recessive. Assume there is a population of 500 individuals where 320 have the genotype capital W, homozygous dominant, 160 have the heterozygous genotype of capital W, small w, and 20 have the genotype small w. मतलब हम बात कर रहे हैं homozygous recessive की। What are the frequency of the three genotypes and the alleles in this population? ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पे जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, एक तो वो निकालनी है और दूसरा जो अलील की फ्रीक्वेंसी है वो निकालनी है। पर देखिए ये कहानी है हार्डी विनबर्ग इक्वेशन की। चलिए सीधा हम लोग कैलकुलेशन पर आते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल के अंदर जीनोटाइप, देन इसके बाद में इंडिविजुअल कितने हैं उस चीज़ के, और फिर उसके बाद में टोटल अलील कितनी हमें मिल रही हैं। अब जैसे कि कैपिटल W, इसके मेरे पास टोटल 320 लोग हैं इंडिविजुअल, और हर एक के पास, एक बंदे के पास 2 कैपिटल W है ना, तो टोटल कैपिटल W कितने हो गए 640, 320 का डबल। देन इसके बाद मेरे पास कैपिटल W स्मॉल w है, मतलब हेट्रोजाइगोट, ये है 160। तो इन 160 लोगों के पास में कैपिटल W है 160 और स्मॉल w है 160, क्योंकि हर बंदे के पास में एक कैपिटल W और एक स्मॉल w है। अब आती है बात स्मॉल w, ये हैं टोटल 20, तो हमारे पास स्मॉल w के टोटल नंबर हो गए 40। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन जो है मेरे पास वो है 500 की, और इसमें टोटल अलील्स कितनी हो गई? ऑफ कोर्स ये हो गई 1000। तो जब मुझे कैपिटल W की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टोटल कैपिटल W कितने हैं इस डाटा के अंदर? 640 हैं पहले वाले ग्रुप में, प्लस 160 हैं दूसरे ग्रुप में। जो भी टोटल आएगा हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारा 800 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई 0.8। अब अगर मुझे स्मॉल w की कैलकुलेशन करनी है तो चाहे तो मैं ऐसे मेथड से कैलकुलेशन कर सकता हूँ, या फिर जो हमने हार्डी विनबर्ग में बात दे रखी है P + Q = 1, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम केवल 1 में से माइनस कर दें 0.8 को, तो स्मॉल w की फ्रीक्वेंसी निकल आएगी मेरे पास 0.2। तो अब कैपिटल W की फ्रीक्वेंसी 0.8 और स्मॉल w की फ्रीक्वेंसी यहाँ दो ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है। अब आती है बात जीनोटाइप की। होमोजाइगस डोमिनेंट जो कि टोटल 320 हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन में? तो मुझे कैपिटल W की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 320 डिवाइड बाय 500, और आंसर निकल करके क्या आएगा 0.64। यानी कि मेरा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो है जो मेरा करेक्ट जा रहा है। सेम ऐसी मेथड से आप बाकी की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आप पाओगे कि ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, केवल डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है हार्डी विनबर्ग। और शायद ही कोई एग्जाम ऐसा गया हो आज तक जिसमें हार्डी विनबर्ग के ऊपर क्वेश्चन ना आया हो। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल प्योर तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 14, सम फीचर्स मेंशन्ड बिलो आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन मियोसिस 1। भाई मियोसिस 1 में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम आते हैं, आपस में क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं अगर करना हुआ तो, और फिर क्रॉसिंग ओवर करने के बाद में अलाइन होंगे, तो जो क्रोमोसोम चिपके थे, साइनैप्टिक कॉम्प्लेक्स बना था, वो टूटेगा भी, और फिर बाद में क्रोमोसोम ढीले ढीले होकर अलग हट जाएंगे। लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड साथ में अटैच रहती हैं, ये अलग नहीं होती। सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगी आपके मियोसिस सेकंड में। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सम फीचर्स मेंशन्ड बिलो आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन मियोसिस 1। ऑप्शन नंबर 1 है साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ट्रू है। डिग्रेडेशन ऑफ कोहेसिन्स एट द क्रोमोसोम आर्म्स, ये बात भी ट्रू हो गई। रिटेंशन ऑफ कोहेसिन्स एट द सेंट्रोमियर्स, सेंट्रोमियर में जो कोहेसिन्स लगे हुए हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं कि जब ये
आपस में जुड़े होते हैं तो यहाँ जो लगे हुए हैं कोएफिशिएंट्स ये डिग्रेड नहीं होते। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, सिस्टर किलोमीटर साथ में रहती हैं। फिर डी है बाई ओरिएंटेशन ऑफ द काइनेटिक कोर ऑफ सिस्टर किलोमीटर, ये हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आई बात सेकंड कैलकुलेशन की। क्वेश्चन नंबर 24, अ स्टूडेंट use the mark recapture method to assess the population size of grasshopper in a field. The student was asked to repeat the recapture procedure once on 3 consecutive days. The procedure followed by the student and the observations made are as follows. तो भाई डे 1 पे उसने क्या करा, 40 ग्रासहोपर पकड़े, उनको मार्क किया और वापस छोड़ दिया फील्ड में। फिर सेकंड बात दे रखी है, डे 2 पर उन्होंने 60 ग्रासहोपर पकड़े, आकर के रिकैप्चर किए। इनमें से 4 मार्क्ड थे, उन्होंने जो मार्क्ड थे उन्हें छोड़ करके अनमार्क्ड वालों को सबको मार्क किया और फिर वापस 60 के 60 को फील्ड में रिलीज कर दिया, यानी कि पॉपुलेशन में छेड़छाड़ नहीं की उन्होंने। फिर थर्ड डे पर उन्होंने क्या किया कि 50 ग्रास हॉपर्स को दोबारा से पकड़ा, उनमें से 7 मार्क्ड थे, ऑफकोर्स 43 मार्क्ड नहीं थे, तो उन्होंने अनमार्क्ड को मार्क किया और फिर सारे के सारे 50 को वापस छोड़ दिया। फिर फोर्थ डे पर 25 ग्रासहोपर्स हाथ में आए उनके, इसमें से 6 मार्क्ड थे। अब इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर मुझे कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन का साइज और फिर मुझे मीन निकालना है उन 3 ऑब्जर्वेशंस का। और क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज क्या होगा। तो चलिए कैलकुलेशन पे करते हैं। अब कैलकुलेशन में सिंपल सा जो फार्मूला है मेरा टोटल निकालने का, वो है कि जो सैंपल 1 में मैंने टैग किए थे ये कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो मैंने सैंपल 2 में कैच किए, और इनको डिवाइड करना है कि कितने मुझे टैग्ड मिले हैं सैंपल 2 में। अभी मैं इसको यूज़ करता हूं तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। जैसे कि डे 1 वाला डाटा अभी हमारे काम का नहीं है, तो हम डे 2 से स्टार्ट करते हैं। अब डे 2 पर सबसे पहले जो टैग्ड सैंपल 1 है, मतलब मैंने कितने सैंपल को टैग कर रखा था, तो भाई ये हैं मेरे 40 ग्रासहोपर 40। फिर मल्टीप्लाई बाय मैंने अब पकड़े कितने हैं, तो डे 2 पे मैंने पकड़े हैं 60, और मुझे कितने मिले हैं इसमें से टैग्ड, इन 60 में से, तो ये थे 4। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर निकल कर क्या आएगा, 2400 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 600। तो आपके पास एक तो वैल्यू आ गई है जो डे 2 पे आई। अब चलते हैं हम लोग डे 3 पर। अब डे 3 पर मेरे पास कितने सैंपल 1 वाले हैं। अब सैंपल 1 में जो टैग्ड हैं ये इंटरेस्टिंग है। देखिए सबसे पहले वाले जो मैंने ये कर रखे थे ये तो हैं ही 40, प्लस साथ में ये जो मैंने वापस इन 60 में से 4 मार्क थे, यानी कि 56 जो मैंने नए मार्क किए ये भी ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। और ये जो हो गया 96 मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने पकड़े कितने 50, और इसमें से कितने टैग मुझे मिले हैं 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 685 के आसपास। तो सेकंड वैल्यू आ गई मेरे पास 685 की। अब चलते हैं हम लोग डे 3 पर, सॉरी डे 4 पर। तो डे 4 पर अभी तक जितने भी हमने मार्क कर रखे हैं, तो देखिए 96 तो अभी तक मार्क थे ही। फिर अभी हमने डे 3 पर जो मार्क किया है 50 में से 7 मार्क थे, तो 43 जो थे प्लस ये थे अनमार्क्ड। इसको मल्टीप्लाई करना है, अब जो हमने लिए हैं टोटल 25 मिले हैं हमें डे 4 पर, और इसमें से 6 हैं मार्क्ड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगेन तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 579 की आएगी। अब इन तीनों की प्लस कर दीजिए तीनों को आपस में, और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 3 से, क्योंकि आपको एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा नियरली 621.333 समथिंग। तो चेक कीजिए कि आपके इन आंसरों में से कौन सा आंसर जो इसके बिल्कुल पास है, ये है ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस वाले पार्ट को आपको दोबारा रिपीट करना है। इस वीडियो को पीछे जाओ और दोबारा से इस क्वेश्चन को पेन पेंसिल हाथ में लेकर के मेरे साथ करते जाओ। कहीं कोई दिक्कत होती है तो पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे 9013902981, और आई होप कि ये इतना डिफिकल्ट भी आपको नहीं लगेगा,
जैसे हार्डी विनबर्ग क्वेश्चन जो हैं बार बार देखने को मिलते हैं, तो ये मार्क रिकैप्चर वाले क्वेश्चन भी आपको बार बार देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, RAN GTPs impose directionality on transport through nuclear power complexes NPC. Like other GTPs, RAN is a molecular switch that can exist in two conformational states depending on whether bound to GDP or GTP. Possible reason for compartmentalization of RAN GTP accumulations are, यहाँ मुझे मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा गया है कि फिर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। देखिए साहब, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस में RAN GDP मुझे मिलता है, लेकिन वहां पर RAN JEF भी पाया जाता है। ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड का एक्सचेंज फैक्टर है। ये जब बाइंड करेगा RAN से तो GDP को हटा देगा और GTP लगा देगा। इसलिए आप पाते हो कि न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन अवेलेबल है RAN GTP की। फिर वो अपना काम करने के लिए बाहर गया और बाहर एंजाइम अवेलेबल है GAP। ये GTPase एक्सेलरेटिंग प्रोटीन है जो GTP को GDP में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। यानी कि जितना भी RAN GDP बाहर आया अपना काम करने के बाद में, वो RAN GDP में कन्वर्ट हो गया। इसलिए साइटोसोल में ज़्यादा मात्रा मिलती है मुझे RAN GDP की, और फिर ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट को आप बड़े आराम से देख सकते हो। तो चलिए अब इस सारी कहानी के ऊपर देखें क्या क्या ट्रू फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर ए था RAN गैप इज एनरिच्ड इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वाले पार्ट में गैप नहीं है भाई, GEF ज़्यादा है। गैप जो था वो तो साइटोसोल में ज़्यादा था, तो ये है फॉल्स। RAN गैप इज लोकलाइज्ड इन द साइटोसोल। RAN गैप साइटोसोल में है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ट्रू। फिर RAN JEF इज एनरिच्ड इन द न्यूक्लियस। RAN JEF न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा मात्रा में है, ये भी ट्रू है। द न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर हेल्प इन द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द RAN GTP, ये वाली बात नहीं होती। वो रिसेप्टर्स तो केवल ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कर रहे हैं, उनका रोल नहीं है इनकी कंसंट्रेशन मेंटेन करने में, तो ये फॉल्स है। तो जो आपके पास स्टेटमेंट सही है वो है बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट मैचेस बिटवीन कॉलम X एंड कॉलम Y। तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम दे रखे हैं और होस्ट रिसेप्टर का नाम दे रखा है। वायरस है इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरिया और अमीबा वाली कहानी भी है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स बैक्टीरिया है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, और HIV वायरस का भी जिक्र कर रखा है। और पूछा हुआ इनके रिसेप्टर्स कौन से थे। रिसेप्टर के नाम पे आपको एनास्टाइल ग्लूकोजामिन दे रखा है, CD44, सियालिक एसिड, CD4। इंडियड देखिए, अगर आप ए को गौर कीजिएगा तो ए में कोई भी एक ऑप्शन रिपीट नहीं है। यानी कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा वायरस का पता है तो आपने क्वेश्चन मार लिया ही कहीं। HIV का कौन सा रिसेप्टर होता है, आई होप ये सबको पता होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, CD4 उसका रिसेप्टर है। तो ये D4 दो जगह मुझे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप चाहो तो कॉम्बिनेशन दे सकते हो ए का थर्ड के साथ। ए का थर्ड जो है वो है सियालिक एसिड रेसिड्यूज, और ए का फर्स्ट के साथ जो कि है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। अब यहाँ पर तुम चाहो तो लॉजिकली भी सोच सकते हो कि सियालिक एसिड की बात हम लोग करते हैं इन्फ्लुएंजा के टाइम पे। इन्फ्लुएंजा वायरस का जो रिसेप्टर है वो एक कार्बोहाइड्रेट को पहचानता है। असल में जो इसके सरफेस पर पाया जाने वाले प्रोटीन है ये लैक्टिन्स की तरह काम करते हैं, हीमोग्लूटिनिन वगैरह, और ये पहचानते हैं सियालिक एसिड को, हमारी सेल के सरफेस पर लगे हुए ग्लाइकोप्रोटीन्स के कार्बोहाइड्रेट को। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो पहचानता है थर्ड वाले को, यानी कि आंसर तो मेरा ये ठीक ही है। बट फिर भी जान लो भाई, HIV के बारे में तुमने सुन ही रखा है कि HIV का जो मेन रिसेप्टर है वो है CD4, लेकिन उसके को रिसेप्टर भी हैं CXCR4 और CCR5। इन्हें मत भूल जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के बिना काम नहीं होगा। सिमिलरली जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है इसके सरफेस पर भी कई तरह के लैक्टिन्स पाए जाते हैं, और जो टारगेट सेल के ऊपर मौजूद एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन को पहचानते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स ये भी कई तरह के मॉलिक्यूल्स को पहचानता है, कुछ ग्लाइकन्स को भी, उसका एम प्रोटीन, और साथ में CD46 नाम के एक सेल सरफेस प्रोटीन को भी, और इसके कुछ खास और मॉलिक्यूल वो CD44 को पहचानते हैं। देन और भी कॉम्प्लिकेट कहानियां होती हैं इसके अंदर, जो हम लोग उसके इन्फेक्शन को पढ़ते हैं। ये होस्ट पैरासाइट वाली कहानी की स्टोरी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। आप भी iFly के साथ जुड़ करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। iFly के साथ क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9013902981, और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं और दूसरे वीडियो में। बाय बाय।